बच्चों जय श्री कृष्णा। आज की क्लास में अपन परागण के बारे में पढ़ेंगे। परागण क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं दो शब्द लिखता हूँ, एक तो लिखता हूँ पराग कण और एक लिखता हूँ परागण। ठीक है, ये होता है पोलन ग्रेन और ये होता है पोलिनेशन। देखो पराग कण एक अलग बात है। पराग कण बनते कहाँ हैं? लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। ये किसमें होती है? परागकोश में। परागकोश किसका भाग है? पुंकेसर। पुंकेसर का भाग क्या है? परागकोश। परागकोश में क्या होती है? लघु बीजाणु धानी यानी परागपुट, और उनमें बनते हैं परागकण। और इन परागकणों में कोई नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। तो हम आज इन परागकणों की बात करते हैं कि परागकणों का परागण क्या होता है, यानी परागण किसे कहेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परागण की डेफिनेशन की। परागण की डेफिनेशन क्या होगी? परागण यानी पोलिनेशन। परागण किसे कहेंगे? तो डेफिनेशन देखिए इसकी। जब एक पुष्प के पुंकेसर से, एक पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इसे परागण कहते हैं। अगर अपन शॉर्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट हो गया इसका। तो ये तो हुई बात परागण की कि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम जानते हैं कि निषेचन की घटना में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। नर युग्मक कौन है? परागकण। और मादा युग्मक कहाँ है? उसके जायांग में, अंडाशय में। जो बीजांड है उसके भ्रूण कोश में है। तो अच्छा, दोनों अचल है, पराग कण भी अचल है और जायांग का जो अंडप है वो भी अचल है। तो ऐसी स्थिति में इनको जानने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और माध्यम वायु, जल, कीट कुछ भी हो सकते हैं। तो यानी पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन परागण कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार का होता है इसकी बात करें अपन, तो परागण कितने प्रकार का होता है उसको देखने से पहले अपन एक काम वो करते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। देखिएगा, मैं एक प्लांट बनाता हूँ, उसके बाद अपन डेफिनेशन करेंगे कि इस प्लांट का फ्लावर है। इस फ्लावर में ये तो इसकी वर्तिका और ये इसके पुंकेसर। ठीक है, इसी पर ये एक फ्लावर यहाँ पर है, ये इसकी वर्तिका और ये इसका पुंकेसर। ठीक है, ऐसा मानिए। अब मैं यहाँ पर परागण के जो आप पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासेस में कि परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन दो प्रकार का होता है।
तो दो प्रकार को मैं यहाँ पर साइन करता हूँ, उसके बाद अपन इसकी डेफिनेशंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसका स्त्री केसर। स्त्री केसर में ये कौन सी चीज़ है, जो पैरेनुमा संरचना है, ये इसकी वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये क्या है, पूरा पुंकेसर, ये इसका क्या है, परागकोश। ठीक, ये परागकोश है। अब यहाँ देखिए अपन अपनी जो परिभाषा कहती है कि पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। तो परागकोश कहाँ है, ये रे। परागकोश के जो फटता है, क्यों फटता है, पहले पढ़ा था अपन ने कि परागकोश के ऊपर 4 लेयर होती है। सबसे पहले बाहरी भाग बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, उसके बाद क्या आती है, एंडोथीसियम, जिसे आप एंडोथीसियम अंतःत्वचा भी कहते हैं। उसके बाद आती है उसकी मध्य परतें और फिर आता है टेपिटम। तो आपने देखा था कि टेपिटम पोषण में खत्म हो जाता है, मध्य परतें भी आफासित हो जाती है, और बचती कौन सी है, 2 परतें, एक तो बाह्य त्वचा, एक एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की आपने देखा था कि इसमें अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है, और अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाने के कारण इसकी प्रकृति की जो होती है आर्द्रता ग्राही। लेकिन जब शुष्कता आती है वातावरण में, तो ऐसी स्थिति में एंडोथीसियम के अंदर जो आर्द्रताग्राही होने के कारण क्या आता है, खिंचाव होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण परागकोश फट जाता है। उसको हम बोलते हैं परागकोश का स्फुटन, जो इसके पहले के टॉपिक में अपन ने पढ़ लिया। तो जैसे ही परागकोश का स्फुटन होता है, इसमें से कौन, परागकण बाहर निकलते हैं। और ये परागकण देखो, पुष्प वही है, ये परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। एक ही पुष्प है, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकले और वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। तो इसको तो कहेंगे अपन स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण किसे कहेंगे, कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जा रहे हो, तो ये हुआ स्वपरागण। अच्छा, इसके बाद बात करें अपन इसी के अंदर स्वपरागण का डिटेल्स करने के लिए पहले अपन परागण को बताता हूं मैं आपको। ये दूसरा प्लांट है, ये इसकी वर्तिकाग्र है, ये इसका पुंकेसर है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि एक पौधा ही है, एक पौधा ही है, इस पौधे के परागकण इस दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर। ठीक है, शर्त क्या होना चाहिए, जाति एक ही हो। एक ही जाति के पौधों में परागण होता है, ऐसा नहीं है कि नीम का बेर के ऊपर और बेर का नीम के ऊपर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो जाति एक ही है। तो इस एक पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले गए हैं, तो ये कहलाएगा यहाँ पर परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। तो स्वपरागण और परपरागण आपको समझ में आ गई हूँ अच्छी तरह से कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। अभी मैं इनको साथ कर दूंगा डेफिनेशन लिखते समय, इसलिए आप ध्यान से देख लें इसको। अब यहाँ बात करते हैं, एक चीज और सीख लेते हैं इसी में, कि यदि इस स्वपरागण को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। स्वपरागण के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है स्वक युग्मन और एक होता है सजात पुष्पी परागण। स्वक युग्मन में तो क्या होता है, ये स्वक युग्मन है कि जब एक पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जावे, तो वह स्वक युग्मन है, यानी ऑटोगेमी है। ये ऑटोगेमी हुई, टोटल तो स्वपरागण है, लेकिन ये स्वक युग्मन कहलाएगा जब पुष्प एक ही हो और यहीं के यहीं पहुंच रहे हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, और देखिए यहाँ से ये जो आपका परागकोश है, इस परागकोश से परागकण निकले और इसी पौधे की दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाए। पौधा एक ही है, पुष्प अलग अलग है। परागकोश, इस पुष्प का परागकण निकले, ये इसी पौधे का दूसरा पुष्प है, उसकी वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। ऐसी स्थिति को बोलते हैं सजात पुष्पी परागण, जिंटेनोगेमी, सजात पुष्पी परागण। तो यहाँ पर ये स्थिति जो बन रही है, ये तो बन रही है स्वक युग्मन, पुष्प एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बन रही है सजात पुष्पी परागण। ये जो स्थिति देख रहे हो आप, इसमें पौधा एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं। अब इनका अपन डिटेल्स करते हैं। मैंने आपको डायग्राम के मेथड से बात बताई। अब मैं स्वपरागण के परपरागण की डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ। देखिए ये अपना हो ही गया है डेफिनेशन परागण की। चलो आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को।
परागण के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब पढ़ने वाले हैं अपन टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार कितने बताए अपन ने? 2। पहला कौन सा हुआ अपना? स्वपरागण, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया था। दूसरा कौन सा हुआ अपना? परपरागण, ठीक है। स्वपरागण को क्या बोल सकते हैं अपन? सेल्फ पॉलिनेशन। और इसको क्या बोल सकते हैं अपन? क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, इसको और आगे बढ़ाते हैं। स्वपरागण की डेफिनेशन लिखते हैं अपन यहाँ पर सबसे पहले तो, कि स्वपरागण कहेंगे किसे। तो सबसे पहले परिभाषा लिखता हूं मैं, इसको वेरीफाई करते हैं, उसको बाद में करते हैं। स्वपरागण किसे कहेंगे? जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। एक पुष्प के परागकण उसी पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण को हमने 2 भागों में बांट रखा है। तो ये तो क्या हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। अब हम बात करें कि इस स्वपरागण को हम 2 प्रकार में कैसे बांट सकते हैं। तो मैं स्वपरागण के 2 प्रकार बनाता हूं। ये स्वपरागण, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन 2 प्रकार का हो सकता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं इसके? एक तो होता है स्वक युग्मन, यानी ऑटोगेमी। एक होता है सजात पुष्पी परागण, जिनकी अभी अपन थोड़ी देर पहले डायग्राम के माध्यम से बात की थी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो स्वक युग्मन यानी ऑटोगेमी में क्या होगा, इसकी स्थिति देखिए आप, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। क्या होता है कि ये वर्तिकाग्र है, ये इसका अंडाशय वाला भाग, ये बीजांड वगैरह, और ये पुंकेसर, ठीक है। अब मैं क्या कहने वाला हूं कि पुष्प एक ही है, इसी पुष्प के परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हों, तो ये हुआ स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। इसको कहेंगे ऑटोगेमी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन लिख देते हैं इसके नीचे अपन, क्या कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कंडीशन क्या होगी? तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो उसे क्या कहेंगे अपन? स्वयुग्मन। और स्वयुग्मन का आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मटर। मटर द्विलिंगी पुष्प है, उभयलिंगी है, नर और मादा दोनों एक में होते हैं। 9+1 की अवस्था होती है इसके अंदर पुंकेसर की। तो देखिए मटर में आपको स्वक युग्मन देखने को मिलेगा, यानी कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण को जिंटन को भी बोलते हैं अपन। अब इसमें क्या होता है, देखिए आप, मेरे तो पहले बात हुई थी कि जैसे एक पुष्प ये है अपने पास, यहाँ बनाते हैं अपन, ये पुष्प की वर्तिकाग्र है और ये उसका जायांग है, ऐसा माने आप। ये एक पुष्प हुआ। अच्छा, अब दूसरे पुष्प की बात करें, ये दूसरा पुष्प है, ये दूसरे पुष्प का क्या है? परागकोश है, ठीक है। अब इस दूसरे पुष्प में पौधा एक ही है, पौधा एक ही है, लेकिन एक ही पौधे के ऊपर जो 2 पुष्प हैं उनमें से एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके
उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। यानी डेफिनेशन से क्या हो जाएगी, इसके लिए बताऊं मैं आपको क्या कहेंगे। जब एक पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में परागण होता है, जब एक पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में परागण होता है, यानी पौधा एक ही होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक पुष्प के, एक पौधे के ऊपर जो अनेक पुष्प हैं उनमें पुष्प एक नहीं होना चाहिए, एक पुष्प के परागकोश से निकले हुए परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंच जाए। यानी यहाँ देखने की बात क्या आ रही है, देखने की बात ये आ रही है कि यहाँ पर पौधा नहीं बदल रहा है, पौधा वही है। अब यहाँ थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, इस जो सजात पुष्पी परागण है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। आप देख रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये एक पुष्प है, एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है, ठीक है। ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्थिति कैसी है, ये वाली स्थिति, ये पुष्प है, इसके अंदर से जो परागकोश निकले वो इसकी वर्तिकाग्र पर चले गए। तो देखा जाए तो स्वपरागणी है, लेकिन पुष्प बदल रहा है, इसलिए इसको सजात पुष्पी परागण कह दिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, दो बातें यहाँ पर जो डीपली वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि आनुवंशिक दृष्टि से तो ये स्वपरागणी ही हुआ। कौन सी दृष्टि से, आनुवंशिक दृष्टि से। अगर मैं आनुवंशिक दृष्टि से देखूं तो ये कैसा परागण है, स्वपरागण ही हुआ, क्योंकि यहाँ पौधा चेंज नहीं हुआ है। जो गुण इस पुष्प के हैं, जो जीनिस रचना इसकी है वही जीनिस रचना इसकी भी है। इसलिए आनुवंशिक दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो सजात पुष्पी परागण भी स्वपरागण ही है। लेकिन अगर मैं इकोलॉजी की दृष्टि से देखता हूँ, पारिस्थितिकी की दृष्टि से देखता हूँ, तो ऐसी स्थिति में ये परपरागण होगा। इस स्थिति से, पारिस्थितिकी की दृष्टि से यानी इकोलॉजी की दृष्टि से देखोगे आप तो ये कैसा परागण होगा, परपरागण दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पुष्प बदल रहा है, एक की जगह दूसरा पुष्प आ रहा है। तो आनुवंशिक दृष्टि से ये सजात पुष्पी परागण आपको कैसा लगेगा, स्वपरागण। और पारिस्थितिकी की दृष्टि से अगर देखोगे आप तो आपको ये परपरागण लगेगा। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए इसके एग्जाम्पल हो जाएगा मक्का, जियामेल और ककड़ी, ये दो इसके उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने स्वपरागण को कंप्लीट पूरा किया है, स्वपरागण की डेफिनेशन पूरी की है। स्वपरागण के दो टाइप पढ़ने, एक स्व युग्मक और सजात पुष्पी, और दोनों की डेफिनेशन कंप्लीट की है। अब हम इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं, इसी स्वपरागण को लेकर के, और ये कंडीशन करते हैं कि स्वपरागण में कौन कौन से अनुकूलन होना चाहिए, कौन कौन सी युक्तियां होती है जो स्वपरागण को प्रभावी बनाती है या फिर स्वपरागण को अनुकूलित करती है। यानी उन स्थितियों में स्वपरागण ही हो, ऐसी स्थितियां कौन सी, ऐसे अनुकूलन कौन से हैं। तो मैं देखता हूं यहाँ पर स्वपरागण के अनुकूलन यानी कि युक्तियां कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं। तो बच्चों 3 युक्तियां हैं। पहली युक्ति की बात करूं मैं, स्वबंध्यता या उभयलिंगिता लिख सकते हो आप, उभय लिंगिता या लिंगिता। उभय लिंगिता का मतलब द्विलिंगी पुष्प। कैसा पुष्प होना चाहिए, द्विलिंगी पुष्प। पुष्प कैसा हो, द्विलिंगी हो। द्विलिंगी पुष्प होगा तभी क्या होगा, उसका नर युग्मक और उसका मादा युग्मक दोनों एक में मिल जाएंगे, पुंके से स्त्री के से एक में होंगे, तभी जाकर के स्वपरागण होगा। तो स्वपरागण के लिए पहला अनुकूलन क्या होना चाहिए कि पुष्प उभय लिंगिता में होना चाहिए, यानी पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। नंबर दूसरी बात करता हूं मैं, दूसरी बात आती है इसमें कि समकाल पक्वता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समकाल पक्वता उसमें होनी चाहिए। समकाल पक्वता का मतलब ये हुआ कि स्त्री केसर यानी जायांग और पुंकेसर एक ही समय में परिपक्व हो,
तभी जाकर के स्वपरागण संपन्न होगा। और ऐसा नहीं हो पाता है, पुंकेसर पहले परिपक्व हो गए और उस समय स्त्री केसर यानी वर्तिकाग्र ग्राही नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में स्वपरागण नहीं होगा। इट मीन्स दोनों स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही समय में परिपक्व हों तो हम उसे बोलते हैं समकाल पक्वता। और समकाल पक्वता का उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको। एक तो गुल अब्बास, कौन उदाहरण हुआ? गुल अब्बास। और एक सदाबहार, सदाबहार। ठीक, ये दो उदाहरणों के समकाल पक्वता। तो दो अनुकूलनती हो गया। तीसरा होता है अनुन्य मिल्यता, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, अनुन्य मिल्यता, जिसको अपन क्लिस्टोगेमी भी कहते हैं भाई, क्लिस्टोगेमी। ठीक है, क्लिस्टोगेमी भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है? क्लिस्टोगेमी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बंद प्रकृति के पुष्पों को या पुष्प का वह गुण जिसमें वो कभी खिलते नहीं है, हमेशा क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। तो पुष्पों का ये गुण क्या कहलाता है? क्लिस्टोगेमी, अनुन्य मिल्यता कहलाता है। बंद प्रकृति के पुष्पों का जो गुण है, बंद प्रकृति, पुष्पों की बंद प्रकृति जो गुण है वो उसकी अनुन्य मिल्यता कहलाती है, क्लिस्टोगेमी कहलाती है। अब जब पुष्प बंद रहेगा, बाह्य दल से ढका हुआ रहेगा, तो स्त्री केसर और पुंकेसर किसके अंदर है? पुष्प के अंदर बंद है। अब जब पुष्प के अंदर बंद है तो वहां से बाहरी परागकण वहां आ नहीं सकता, तो अंदर के परागकण ही उसकी वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे। 100% उसमें स्वपरागण ही होगा। उदाहरण क्या हो सकता है इसका? एक तो देखो आप कनकोवा, एक इसका उदाहरण हो जाएगा वायोला, एक उदाहरण हो जाएगा ड्रोसेरा। पूरे 3 उदाहरण, कनकोवा, वायोला और ड्रोसेरा। इसमें अनुन्य मिल्यता देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है। 3 बातें मैंने आपको बताई जो स्वपरागण को रिएक्ट करती है, यानी इन 3 स्थितियों में स्वपरागण ही होगा। स्वपरागण होने के लिए पुष्प के अंदर ऐसे गुण होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगली, जिसपे चलते हैं अपन परपरागण की ओर। तो अब अपना ये वाला टॉपिक लेके आते हैं अपन कि परपरागण क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, ओके। अब अपन चलते हैं परपरागण की ओर। स्वपरागण अपन ने पूरा किया, अब अपन परपरागण की बात करते हैं। परपरागण क्या होता है? डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले तो, जब एक पुष्प के परागकण, परिभाषा चल रही है अपनी, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति, यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, है उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे हम परपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो, क्रॉस पोलिनेशन में एक बात देखने को मिलती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस बात को तो 10th स्तर पे बच्चे पढ़ लेते हैं, 9th स्तर पे पढ़ लेते हैं। जो काम की बात है वो क्या है कि परपरागण में 2 भिन्न पौधों के नर व मादा युग्मक, 2 भिन्न पौधों के, जाति एक ही लेकिन पौधे अलग अलग है, 2 भिन्न पौधों के नर व मादा युग्मकों में क्या होता है? निषेचन होता है, मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीन का पुनर्योजन होता है। जीन का पुनर्योजन से विभिन्नताएं वहां पर उत्पन्न होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। तो परपरागण में विभिन्नताएं उत्पन्न होने की प्रबल संभावनाएं क्यों हो जाती है? तो हमारा आंसर होगा क्योंकि परपरागण में 2 अलग अलग पौधों के नर व मादा युग्मकों के मध्य संलयन होता है, निषेचन होता है, और जिसके कारण उनके जीनों में क्या हो जाता है? जीन पुनर्योजन हो जाता है। और जीन पुनर्योजन होने के कारण उनके अंदर क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए परपरागण जो होता है वो एक नई किस्म का विकास भी कर सकता है। अब आगे बात करता हूं मैं कि इस परपरागण के अनुकूलन क्या होना चाहिए। डेफिनेशन समझ में आएगी आपको। अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से हमने स्वपरागण के अनुकूलन देखे थे, उसी प्रकार से हम परपरागण के अनुकूलन देखेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पर परपरागण पर। परपरागण के अनुकूलन, ठीक है।
यानी कि युक्तियां। क्या क्या हो सकती युक्तियां भी कहते हैं इनको, युक्तियां। ऐसी कौन कौन सी युक्तियां, ऐसे कौन कौन से अनुकूलन हो जो इस बात को रिएक्ट करेंगे कि वास्तव में इसमें परपरागण ही होगा, स्वपरागण नहीं हो सकता। तो पहली है बात यहाँ पर, नंबर 1 बात, पुष्प कैसा हो, एक लिंगी। पुष्प का एक लिंगी होना। अगर पुष्प एक लिंगी है तो उसमें क्या मिलेगा, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर, दोनों में से एक ही मिलेगा, नर या मादा। अगर पुंकेसर मिलता है तो नर पुष्प है और स्त्री केसर मिलता है तो मादा पुष्प है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, परपरागण ही होगा। तो पुष्प अगर एक लिंगी है तो उसमें क्या होगा, हमेशा परपरागण ही होगा। उदाहरण इसका कौन आ जाएगा, पपीता, जो अपन खाते हैं पपीता। पपीते के बगीचे में नर और मादा पौधे होते हैं। नर पौधों की संख्या वो लोग कम रखते हैं और मादा पौधों की संख्या ज्यादा रखते हैं। तो नर पौधों के पुष्प से निकले परागकण उन मादा पौधों के पुष्पों को क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं, जिससे कि फल का निर्माण हो जाता है। दूसरी बात आती है स्वबंध्यता। दूसरी बात क्या आ जाएगी इसमें, स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेडी, स्वबंध्यता का पाया जाना। दूसरी बात होती है परपरागण के लिए स्वबंध्यता का पाया जाना, यानी कि अगर पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, रीजन कुछ भी हो, लेकिन पुष्प के पुंकेसर के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर वो क्या नहीं होते हैं, अंकुरित नहीं होते हैं। कारण पुरुषता हो, स्त्री पुरुषता हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अंकुरित नहीं होते। तो ऐसी स्थिति को स्वबंध्यता कहा जाता है, यानी खुद के परागकण से खुद की वर्तिकाग्र पर क्या ना हो, निषेचन ना हो, अंकुरण ना हो, उगे ही नहीं वहां जाकर के वो। तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे स्वबंध्यता। और स्वबंध्यता के लिए उदाहरण हो जाएगा आपका अंगूर है, रानी खेत है, पिटूनिया है। उदाहरण क्या हो जाएगा, एक तो है अंगूर, एक रानी बेल, रानी बेल भी कह सकते हैं इसको, और एक होता है पिटूनिया, रानी बेल, पिटूनिया। ये 3 उदाहरण इसके दे दिए मैंने आपके सामने, ठीक है। स्वबंध्यता तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात करता हूं मैं, भिन्न काल पक्वता। क्या हो, भिन्न काल पक्वता। देखो क्या होता है कि ऐसा पुष्प जिसमें जो स्त्री केसर और पुंकेसर है, नर और मादा जन्नांग है, उनमें से कोई एक पहले परिपक्व हो जाए, स्त्री केसर पहले परिपक्व हो गया, पुंकेसर परिपक्व ही नहीं हुआ, या पुंकेसर परिपक्व नहीं होकर स्त्री केसर हो गया, पुंकेसर नहीं हुआ, दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। इस कारण से भी परागण संपन्न नहीं होता, स्वपरागण संपन्न नहीं हो पाता, तो परपरागण ही होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है कुपूर्वता, ठीक है, कुपूर्वता, यानी कि जब पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए और स्त्री केसर परिपक्व नहीं है, ऐसी स्थिति को बोलेंगे कुपूर्वता। ये मिलेगा आपको गुड़हल में, कपास में। उदाहरण क्या हो जाएगा, गुड़हल, कपास और सालविया, ठीक। गुड़हल, कपास और सालविया में कुपूर्वता पाई जाती है। पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाते हैं, स्त्री केसर परिपक्व नहीं होता, इसलिए वहां पर स्वपरागण न होकर परपरागण ही होता है। एक होती है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता में क्या होगा, जायांग पहले परिपक्व हो जाएगा, पुंकेसर वहां परिपक्व नहीं होगा। चंपा है, उदाहरण क्या हो जाएगा, चंपा, बरगद और ब्रेसिकेसी फूल है ये, और इसके रोजेसी, ठीक है, रोजेसी फूल। तो ये 3 बातें होगी अपनी, भिन्न काल परिपक्वता भी होगी यहाँ पर, और दोनों क्लियर कर दी मैंने, कुपूर्वता, स्त्री पूर्वता क्या होता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, तो वह है हरकोगेमी। हरकोगेमी, इसको हिंदी में बोलेंगे अवरुद्धता। अवरुद्धता, देखो क्या होता है कि जब किसी पुष्प के स्त्री केसर यानी वर्तिकाग्र वाला पोषण और पुंकेसर दोनों के बीच में ऐसा कोई संरचनात्मक अवरोध बन जाए, ऐसी कोई संरचना बन जाए जिसके कारण पुंकेसर से निकले, पुंकेसर के परागकोश से निकले परागकण उसके स्त्री केसर यानी उसकी वर्तिकाग्र तक न पहुंच पाए,
यानी पुष्प के पुंकेसर व स्त्री केसर के मध्य संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण वहां पर क्या नहीं हो पाता, स्वपरागण नहीं हो पाता। और ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, वर्तिका लंबी हो। वर्तिका जैसे कैरियोफिलेसी कुल की बात करूं, उदाहरण इसका क्या, कौन सा उदाहरण इसमें, कैरियोफिलेसी कुल, गुलाबी कुल भी कहते हैं इसको, कैरियोफिलेसी कुल। इस कुल के पौधों में क्या देखने को मिलता है कि वर्तिका जो उसकी होती है बहुत लंबी होती है, और वर्तिका लंबी होने के कारण परागकण उसके ऊपर नहीं पहुंच पाते, तो स्वपरागण वहां होता नहीं है, तो इस स्थिति में परपरागण होता है। इसके अलावा एक उदाहरण हो सकता है कलिहारी, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइरियोसा, यानी कलिहारी पादप। कलिहारी पादप में क्या होता है कि परागकोश का जब विस्फुटन होता है तो परागकण इतने जोर से छिटकते हैं कलिहारी में, इसी के अंदर अपन दे सकते हैं कलिहारी पादप के जो पुष्प हैं उनमें क्या होता है कि परागकोश इतना जोर से स्फटित होता है कि परागकण उछल करके दूर चले जाते हैं, उसकी वर्तिका आगे पर नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी स्वपरागण नहीं हो पाता, परपरागण ही होता है। लास्ट है अपना विषम वर्तिकातु, नंबर 5, विषम वर्तिकातु। विषम वर्तिकातु का मतलब ये हुआ कि पुष्प है हमारे पास, द्विलिंगी पुष्प है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि दो प्रकार के पुष्प बनते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, प्रीमूला। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, प्रीमूला। ठीक है, अब सुनो आप विषम वर्तिकातु को, उदाहरण तो प्रीमूला हो गया। इसमें दो प्रकार के पुष्प बनते हैं, वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे। एक प्रकार तो वर्तिका तो लंबी और पुंकेसर छोटे, दूसरे प्रकार में वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे। यानी दोनों स्थितियों में देख रहे हो आप, पुंकेसर स्त्री के साथ बराबर की स्थिति में नहीं है, इस कारण से उनके परागकण उन्हीं के ऊपर स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, तो स्वपरागण नहीं हो पाता है। एंड लास्ट उनमें क्या होता है, परपरागण ही होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या देखा, स्वपरागण, स्वपरागण की डेफिनेशन, स्वपरागण के प्रकार, उसके बाद स्वपरागण की युक्तियां या अनुकूलन, उसके बाद पढ़ा अपन ने परपरागण, परपरागण की डेफिनेशन और परपरागण की युक्तियां या अनुकूलन। जो 5 टाइप मैंने आपको बताया, रिकॉग्नाइज कर लेना इनको, एक लिंगी होना, स्वबद्धता, भिन्नकाल, पक्वतार, विषम वर्तिकातु। ये मैंने कुछ इसके उदाहरण भी आपके सामने साइन किए, इसको अच्छे से एक बार लर्न कर लें, हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन असंगतता पढ़ेंगे, यानी अनिश्चितता क्या होता है कि जब कार्यक्षम जन्नांग हो और फिर भी निषेचन न हो, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं अपन अनिश्चितता, असंगतता। ठीक है, तो कल जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन उस टॉपिक को लेंगे, उसके बाद निषेचन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।